सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी का जो पेपर आज 5 अप्रैल 2025 को हुआ है, इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। तो आप लोग जल्दी से अपना मिला लीजिए कि कितने नंबर का आप लोगों से सही हुआ है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और मास्टर क्लास कौन से लोग देख करके गए थे, वहां से आपको कितना मिला है, कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास को तुरंत आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग जो है अपना पेपर मिला लें तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, इसके उत्तर मैं आपको बता दूं। पहले तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी जो है वो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या परास्नातक स्तर पे? तो उच्चारण हम कब सिखाते हैं बच्चों को? प्राथमिक स्तर पे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तीसरा है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं कर्ता, विशेषण, धातु, कर्म। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम कहते हैं धातु। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो शब्द के आदि में जुड़ करके कौन से शब्द परिवर्तन कर देते हैं? तो वो होते हैं, क्या होता है, प्रत्यय, समास, उपसर्ग या शब्द शक्ति। तो ये होता है उपसर्ग। आपका तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सार्थक शब्द या समानार्थी शब्द। तो समान अर्थ से ही आप समझ पा रहे हैं कि समान अर्थी शब्द उन्हें कहेंगे, समानार्थी शब्द उन्हें बोलते हैं हम। तो ये चौथा जो आपका ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ होते हैं, सार्थक शब्द अपने अर्थ के साथ खुद आता है और समानार्थी शब्द जिनके जो अर्थ होते हैं वह समान होते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे पांचों आपने देख लिया सही ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 6 देखिए, लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो लिखित अभिव्यक्ति के जो उद्देश्य होते हैं उसमें पहला जो आपका उद्देश्य है वो आप लिख सकते थे यहाँ पे कि विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना। ये क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। इसी तरीके से विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता विकसित करना, ये भी क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति की उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से ये 2 उद्देश्य, विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता का विकास करना, ये 2 उद्देश्य आपके हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम शब्द के भेद देखें तो कौन कौन से शब्द होते हैं? एक तो आपका हो जाएगा सार्थक, सार्थक शब्द हो जाएंगे आपके, और दूसरा जो हो जाएगा निरर्थक। तो ये हो जाएंगे आपके अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह जैसे क्या? आपका माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, इस तरीके से आप बहुत सारे जो है यहाँ पे लिख सकते हैं योजक चिन्ह के साथ। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जैसे आपका मानवता हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, बचपन हो गया, तो ये सब क्या है? ये आपके भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, पत्र लेखन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो पत्र लेखन की 4 विशेषताएं आप लिख सकते थे कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण होती है। तो ये आपकी पत्र की जो है वो पहली विशेषता हो गई कि उसकी जो भाषा है सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा आप लिख सकते थे कि पत्र जो है
वह संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा आप लिख सकते थे पत्र में सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए। तो ये 4 विशेषताएं आपकी हो जाती हैं पत्र लेखन की। बहुत ही आसान विशेषता आप बता सकते थे। इसके बाद देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो यहां पे आपको लिख देना था मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। अब देखिए अगले टाइप का जो आपके प्रश्न है वह है पहला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 12 है, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख करिए। अब कहानी शिक्षण की जो आपकी विधियां हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख करके बताना है। तो कहानी शिक्षण की जो प्रमुख विधियां आप लिख सकते थे वो कहानी कथन विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है, चित्र विधि होती है, वार्तालाप विधि होती है, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको उल्लेख कर देना था। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगी विधियां लिखिए। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयोगी विधियां हैं वह आपकी गीत नाट्य विधि है, शब्दार्थ कथन विधि है दूसरी, तीसरी आपकी प्रश्न उत्तर विधि है। तो इस तरीके से ये आपकी प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधियां। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, समास के कितने भेद हैं? तो समास के आपके 6 भेद होते हैं, आपको पता है। आपका पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठवां कर्मधारय समास। तो ये 6 भेद होते हैं। यही 6 भेद आपसे पूछा था, 6 भेद और 6 के नाम आपको लिख देने थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे अंतर आपको जो है वो बताना था। अब उपसर्ग के बारे में आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है आपका, यहाँ पे इस तरीके से आपको 2 कॉलम बना लेने थे और यहाँ पे आप एक तरफ लिखते उपसर्ग और एक तरफ लिखते आप प्रत्यय। तो यहाँ पे उपसर्ग आपको पता है कि क्या ये शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक, ये शब्द के पहले जुड़ता है शुरू में, और प्रत्यय क्या होता है, ये शब्द के लास्ट में आपका जुड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ रहे हैं। और उपसर्ग जो होता है जुड़ने पर जो शब्द का मूल अर्थ होता है, अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अर्थ बदल जाता है पूरी तरीके से। और प्रत्यय में क्या होता है कि ये अर्थ पूरी तरीके से नहीं बदलता, उसी के आसपास रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते थे प्रचार। जैसे चार में जब प्रय जो आपका उपसर्ग जुड़ गया तो उसका अर्थ क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया। चार का मतलब आपका संख्या हो जाता है 4, और प्रचार क्या हो जाता है, प्रचार आपका प्रमोशन हो जाता है, किसी का प्रचार। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसी तरीके से जैसे आपका एक विषय का नाम है क्या, इतिहास, और इसमें लास्ट में अगर इक प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका जो है इतिहास का जो अर्थ है वो लगभग ऐतिहासिक से मिलता जुलता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब इसके अलावा जो आप अंतर लिख सकते थे यहाँ पे कि जो अधिकांश उपसर्ग होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, और अपवाद के तौर पे ही कोई ऐसा आपका प्रत्यय होगा जिसका खुद का कोई अर्थ होता होगा। ठीक, ये एक अंतर लिख सकते थे। और इसके अलावा जो है उपसर्ग जो है आपका वह अपेक्षाकृत प्रबुद्ध समाज में अधिक प्रयुक्त होता है, और ये प्रत्यय जो है आपका अपेक्षाकृत सरल समाज में अधिक प्रयुक्त होता है। ये आप लिख सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 16, विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। अब यहाँ पे जो आपके प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह देखिए हिंदी में इनका बहुत महत्व होता है। इनसे क्या होता है कि जो आपके शब्द, जो वाक्य का अर्थ है वह बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे विराम चिन्ह जो होते हैं, जैसे पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है। ठीक, तो पूर्ण विराम जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, और इसके बाद आपका ये पूर्ण विराम आ जाता है। इसके बाद आपका जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी क्या होता है, ये भी आपका विराम चिन्हों में ही आता है।
जैसे तुम्हारा नाम क्या है, लास्ट में क्या आपका लगेगा अंतिम में, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद देखिए कई जगह हम अल्प विराम कामा का प्रयोग करते हैं, तो ये जैसे मुझे फल कामा सब्जियां और अनाज खरीदने हैं, तो ये कामा का प्रयोग हो गया, अल्प विराम। इसके बाद देखिए योजक चिन्हों का प्रयोग, जैसे यह दुनिया अच्छे बुरे का मिश्रण है, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके प्रमुख विराम चिन्ह हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं एवं सर्वनाम के प्रकार लिखिए। तो ये बहुत ही आसान, आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उनके, तो ये सब क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सर्वनाम। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है पहला आपका, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके हो जाते हैं 6 सर्वनाम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, अनौपचारिक पत्र किसे लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन के विभिन्न अंग लिखिए। तो जैसा कि नाम से ही पता है, अनौपचारिक मतलब कि ये अनऑफिशियल आपके लेटर्स होते हैं। इसमें जो है आप अपने मित्र को, परिवार के किसी सदस्य को, किसी करीबी परिचित को और प्रेमी प्रेमिका को, ये सारे पत्र जो है आप लिख सकते हैं। तो किसी भी आपके जो पर्सनल संबंध है, जो किसी ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, वो आपके हो जाते हैं अनौपचारिक पत्र में। और इसमें आपसे अब बोला है कि अनौपचारिक पत्र लेखन के विभिन्न अंग क्या हैं आपके, तो क्या क्या अंग हो सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या अंग होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है इसके अंगों में, मतलब कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे संबोधन। तो आप जैसे किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो सर मैडम करके लिखते हैं, महोदय करके लिखते हैं, वैसे ही आप जैसे अपने मित्र को लिखेंगे तो प्रिय मित्र लिखेंगे, और तो पिता को लिखेंगे तो प्रिय पिताजी लिखोगे। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके संबोधन हो जाता है। और इसके बाद जो है अगला आपका अभिवादन। अभिवादन जैसे आपसे बड़े हैं तो आप क्या बोलोगे, नमस्ते बोलोगे और प्रणाम बोलोगे, या फिर छोटा कोई होगा तो जैसे पत्र में शुरू में कैसे लिखा जाता है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह, तो ये आपका अभिवादन में आ जाता है। इसके बाद मुख्य भाग आता है आपका मेन बॉडी, मुख्य भाग। इसमें आप क्या लिखते हो, इसमें आप लिखते हैं कि जो आपके विचार हैं, जो समाचार है, ये सारी चीजें आप लिखते हो। और समापन इसके बाद आता है एंड। इसके बाद समापन में आप क्या लिखते हो कि जैसे तुम्हारा, जैसे लास्ट में क्या लिखते हो आप, आपका प्रिय पुत्र, आपका मित्र, तो इस तरीके से ये, और आप लास्ट में सिग्नेचर कर देते हो और पता और तिथि डाल देते हो। तो ये आपके मुख्य भाग हो जाते हैं। इस तरीके से ये पेपर आपने पूरे अच्छे ढंग से कर लिया होगा। कितने नंबर आपके बन रहे हैं अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, कितने नंबर का आप अटेम्प्ट करके आए हो, कितना नंबर यहाँ पे आपको मिलाने पे लग रहा है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से देखिए पूरा पेपर, सभी पेपर्स आपके सॉल्व करा दिए गए हैं जो आपके 3, 4 और 5 तारीख को अप्रैल 2025 में हुए हैं। आपके 7 पेपर सॉल्व कराए गए हैं, उनका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपका 3rd सेमेस्टर भी हमने पूरा पढ़ाया है और फिर से पूरा आपको देखने को मिलेगा, पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जो है वो 3rd सेमेस्टर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 3rd सेमेस्टर की भी चीजें आप अभी से देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये हमारा नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कहीं भी कोई भी डाउट आता है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी वीडियो का लिंक, कुछ भी आपको पूछना जांचना है तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके लिए लगातार लेकर के आता रहता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।